भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं बागवानी है। जहां पहले लोग पारंपरिक कृषि के द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे, वहीं अब लोगों ने कृषि के आधुनिक तरीके अपनाए हैं। गांव में जानवरों द्वारा फसलों को किए जाने वाले नुकसान एवं मौसम की अनिश्चितता के कारण अधिकतर ग्रामीण कृषि व्यवसाय को लगभग छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे थे। हमारी टीम का सफर जुब्बड़हट्टी की ओर निकल पड़ा। जुब्बड़हट्टी क्षेत्र शिमला शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी रास्ते में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जाठिया देवी। राम गोपाल जी ने अपने दृढ़ संकल्प एवं विश्वास के बल पर अपने व्यवसाय को कैसे जारी रखा और कैसे कृषि में आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण को अपनाकर कृषि एवं बागवानी विभाग के सहयोग से एक सफल प्रगतिशील किसान का सफर शुरू हुआ। जंगली जानवरों के आतंक की वजह से जो लोग सारे किसान कृषि को छोड़ रहे थे, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जंगली जानवरों के आतंक से, तो इसके बारे में हमने कुछ सोच विचार किया और तब हमें पता चला कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन में पॉलीहाउस लगाने की स्कीम है और उसमें वो किसानों को अनुदान भी देते हैं। तो हमने फिर कृषि विभाग में जब अधिकारियों को संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें जो है आपको 85% अनुदान जो है तो मिलेगा। तो हम इस दिशा में आगे बढ़े। फिर राम गोपाल जी ने एक पॉली हाउस से शुरुआत करके फूलों की खेती की। फूलों की खेती के दौरान राम गोपाल जी को बाजार एवं बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास फूलों के बाजार के लिए पर्याप्त उत्पादन एवं साधनों की कमी थी। धीरे धीरे उन्होंने कृषि में नवीनीकरण एवं विविधीकरण अपनाकर फसलों को बदल बदल कर खेती करना शुरू कर दिया। फूलों के साथ साथ पॉली हाउस में सब्जियां भी उगाने लगे। जो ये जंगली जानवर फसलों को खा रहे हैं और इस वजह से किसान कृषि छोड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसी शुरुआत करें कि जिससे जो किसान पैदा करे सब्जी वो प्रोटेक्ट हो सके और उनको उसका दाम मिल सके। शुरुआती जब दौर में जो है, तो जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमें दिक्कतें तो काफ़ी, क्योंकि नया काम है, नए काम को करना है। एक तो इसके बारे में ज्ञान नहीं होता और दूसरे नए काम के संसाधन या मटेरियल भी इजीली उपलब्ध नहीं होता। और इसके अलावा लोगों में किसी नई चीज़ को जब अडॉप्ट करना होता है तो तब थोड़ी किसानों में हिचकिचाहट होती है, पता नहीं ये कामयाब होगी नहीं होगी। तो ये दिक्कतें भी आई। और इसके अलावा जैसे हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की और थोड़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ये थोड़ी दिक्कतें आई। इस समस्या के समाधान के लिए कृषक राम गोपाल ने सारे गांव वालों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादन समिति रखा गया। इस समिति के अंतर्गत आज 50 परिवार एवं लगभग 300 सदस्य इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। जनवरी 2009 में महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादक सहकारी विपणन संघ जुब्बड़हट्टी का गठन किया
और 16 मार्च 2009 को इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो तब से लेके हमारी ये सोसाइटी काम कर रही है और इस सोसाइटी के माध्यम से हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के लिए ऐसा है कि हम जितना भी किसानों का प्रोड्यूस होता है, वो चाहे किसी का 1 किलो भी प्रोड्यूस है, किसी का चाहे जितना भी है, तो हम यहाँ इकट्ठा करते हैं अपने हेडक्वार्टर पे। उसकी ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग के बाद पैकिंग करते हैं और अपने पास नोट करते हैं कि किस किसान का किस ग्रेड का कितना मटेरियल, कितनी सब्जी है, कितने उसके फूल हैं, और उसके बाद सबको इकट्ठा करके आगे जो हम फॉरवर्ड करते हैं, आगे जो हम मार्केट में भेजते हैं, वो अपनी सोसाइटी के माध्यम से उसके नाम से हम भेजते हैं। फिर जो हमारी सेल आती है, उस सेल का एक ग्रेड का जो भी एवरेज प्राइस बनता है, वो हम एक ग्रेड का सभी किसानों को एक दिन का बराबर प्राइस उनको देते हैं। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र है वो कोई 5 पंचायतों में फैला हुआ है और 10 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में है। तो इसके लिए अपने हेडक्वार्टर तक लोगों का उत्पाद लाने के लिए फिर हमने थोड़ी छोटी गाड़ियाँ अरेंज की, लीज पे ले रखी है, और वो किसान के घर द्वारे से अपना जो उनका प्रोडक्ट होता है, चाहे वो सब्जी है चाहे वो फूल है, तो वो सोसाइटी तक उनके किसानों के घर द्वारे से, किसानों को सोसाइटी के हेडक्वार्टर नहीं आना पड़ता। जुब्बड़हट्टी क्षेत्र की महिलाएं पहले अपने घर के चूल्हे चौके के कामकाज तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन आज वे भी पुरुषों के साथ कृषि कार्य में खासा हाथ बटा रही हैं। महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादन समिति में महिला सदस्यों की संख्या 150 से अधिक है। महाकाली सोसाइटी से हमारे को 6-7 साल जुड़े हुए हो चुके हैं और इससे जो है हमारे को जो पहले जो है पौधे वगैरह हम लाते थे, बड़ी दूर से लाने पड़ते थे, जैसे फूल के पौधे हुए, मिर्चों के पौधे हुए, तो काफ़ी अब यहाँ से हमारे को काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। इस समिति की आय व्यय के सुचारू प्रबंधन के लिए समिति के युवा सदस्यों को नियुक्त किया गया है। जहां ये समिति महिला किसानों को स्वरोजगार की राह दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। हमारी जो सोसाइटी है सर, बैंक में एक एज ए करंट अकाउंट करके हमारा जो सोसाइटी का अकाउंट चलता है सर। जितनी भी हमारी पेमेंट्स आती है उसके रिगार्डिंग ही सारी पेमेंट्स होती है, और जब कोई भी पेमेंट्स हम लोग करते हैं वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू ही टोटल सारी पेमेंट्स होती है सर। राम गोपाल जी एवं समिति के सदस्यों को पहले सब्जियों की उच्च कोटि एवं नई पौध के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता पाने के लिए कृषि विभाग के सहयोग से इस समिति के सदस्यों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन का गठन किया, जिसका कार्यकरण कृषि निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। ये केंद्र लगभग 560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, जिससे शिमला एवं सोलन जिले के किसान लाभान्वित होते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब हमने फूलों के बाद सब्जियों का खेती करनी शुरू की 2012 में, तो उसके लिए हमें उच्च गुणवत्ता वाली पौध की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि हमें यहाँ हिमाचल में उपलब्ध नहीं थी। हिमाचल में एक तो हमें देखो आजकल हमारी फरवरी में हमारी प्लांटेशन शुरू हो चुकी है, ट्रांसप्लांटेशन। हम शिमला मिर्च की पौध को लगा चुके हैं, तो हमें तैयार पौध चाहिए थी फरवरी मार्च में। तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि उस समय के लिए हम यहाँ पौध तैयार ही नहीं कर सकते अपनी, अगर पुरानी विधि से तैयार करें ज़मीन में तो इतनी ठंड होती है कि वो बीज अंकुरित नहीं होता। इस विषय को मैंने फिर हिमाचल सरकार से भी उठाया और हिमाचल सरकार ने हमें नर्सरी यूनिट के लिए अनुदान दिया, 80% अनुदान दिया। तो 2016 में जो है तो हमें ये फिर नर्सरी यूनिट मिला और हम अब अपने किसानों को जो है तो यहीं अच्छी गुणवत्ता वाली और बिल्कुल फ्रेश पौध जो है तो लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, और बाकी प्रदेश के और हिस्से से भी जो किसानों की जिनकी डिमांड आते हैं उनके लिए भी हम अपनी यहाँ पे नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर अपना अगला सेगमेंट। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गांव किसान कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे बतख पालन के बारे में। किस तरह से आपने बतख पालन करना है और बतख पालन से किस तरह के आर्थिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां लेते हैं इस सेगमेंट में। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक डिप्लोमा। मैंने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जाने से बढ़िया अपना खुद का बिजनेस प्रेफर किया। मैंने इसीलिए डक फार्मिंग का अपना बिजनेस किया है। मैं फार्मिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ। फार्मर, मेरे फादर भी फार्मर हैं। करीबन मेरे को 4 से 5 साल हो गए हैं इसको करते करते। 1500 डक्स है मेरे पास जो मैं अपने एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उन्हें मेरे को एग प्रोडक्शन दे रही हैं और मैं उनको मार्केट में सेल करके अपना जो रेगुलर इनकम है वो पा रहा हूँ। मेरे पास 2 ब्रीड्स हैं, मलाड और इंडियन रनर। पहचान मलाड ब्रीड जो है उसकी जो नेक है, मेल नेक है, उसकी ग्रीनिश कलर की होती है और जो फीमेल है उनके पैर ऑरेंज कलर के होते हैं। जो अपने इंडियन रनर हैं वो वाइटिश कलर में होती हैं, वाइटिश ब्राउन कलर की, और उनके पैर काले होते हैं। इसकी देख रेख सर मेरे पास 5 बंदे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास काम करते हैं, वो फार्म की पूरे की ध्यान रखते हैं। पर मैं रेगुलर अपने फार्म पे डे में पूरा दिन में 5 से 6 घंटे मैं अपने फार्म को देता हूँ। ठीक है, नाइट टाइम में ये फार्म के अंदर रहती हैं, वो इनका ध्यान रखते हैं। खाने पीने में सर इनको बैलेंस डाइट देनी पड़ती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट इनकी मेंटेन की हुई है हमने, जो अपनी डेली वेज के हिसाब से इनको एक डक के करीब 130 से 140 ग्राम हम फीड प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा फीड का कॉस्ट करीबन आ जाता है 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से। वो एग लेइंग डक्स को हम इतना प्रोवाइड करते हैं। जो डक्स एग नहीं देती वो करीबन 50 से 60 ग्राम कंज्यूम करती हैं बस। खाने में इनमें किनकी होती है, सोयाबीन होता है, एमबीएम होता है, ओयस्टर शेलग्रेट होता है और पत्थर होता है जो एग के लिए ज़रूरी है, हमारा एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो होता है सर। और उसमें मिनरल मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, वो इनके प्रोटीन के लिए। विटामिन यूज़ करते हैं, जो इनके विटामिन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते फीड से, वो हम विटामिन वैसे प्रोवाइड कर देते हैं इन्हें। नॉन लेइंग एग्स और लेइंग एग्स में कुछ खास फ़र्क तो नहीं होता, पर इसकी बॉडी वेट का, बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क है। इसकी बॉडी वेट कम से कम आपका जाएगा, जो लेइंग एग है उसका डक का बॉडी वेट जाएगा 1 kg से 1.5 kg तक का। और जो एग नहीं दे रही है हमें, एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है हमें, जो हमारे बोलते हैं वाइट पैकिंग बोलते हैं, उसका वेट कम से कम 3 किलो तक चला जाता है, 3-3.5 kg तक। ये करीबन 5 से 6 साल तक का अंडा देंगे। पर आपका फीड बैलेंस डाइट दो आप। ये नहीं है कि आप फीड ना दो, अच्छा ना दो और आप अंडा लेना चाहो तो वो नहीं हो सकता। इसका अंडा देने का मेनली समय होता है सर्दियों में। उसके बाद मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ ये अंडा नहीं देती। ये अपने फैदर्स हैं वो निकाल देती हैं। और मानसून सीज़न आता है जैसे फैदर निकाल देती है, न्यू प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है उस टाइम पे। समय करीबन मेनली डक के लिए हमें समय लग जाएगा 6 महीने। अगर एग लेइंग डक हमने प्रोड्यूस करनी है तो 6 महीने आराम से लगेंगे। और अगर हमें नॉर्मल अपने मीट पर्पज़ के लिए डक यूज़ करनी है तो 2 महीने में आपकी वाइट पैकिंग तैयार हो जाती है। वो करीबन आपका 7 kg फीड खाती है वाइट पैकिंग। जो हम दिल्ली के आसपास है तो हमारे लिए मलाड बेस्ट है, इंडियन रनर बेस्ट है, वाइट पैकिंग है जो हम सर्दियों के टाइम पालते हैं। सर्दियों में अभी यहाँ पे भी आपको वाइट पैकिंग मिलेगी, तो मेनली सर्दियों में पालते हैं वाइट पैकिंग। उसका टेम्परेचर करीब 35 डिग्री तक नॉर्मल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ आपको फ़िश फार्मिंग करें, फ़िश फार्मिंग इसमें बेस्ट है। आप फ़िश फार्मिंग करें, बतख के साथ फ़िश फार्मिंग करेंगे, उसमें आपके बहुत प्रॉफिटेबल काम है। जो इनका बीट होती है वो फ़िश के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी फ़िश है वो गोल्डन है, रहू है, कतला है, ग्रासकार है,
वो इसके बीट को अच्छी तरह खाती है। उसमें नेटिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार नेटिंग करने के लिए 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे। पर अगर हमारे पास डक हैं तो नेटिंग करने की हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये डक अपने आप नेटिंग कर देती हैं और उसमें ईजीली सारा काम अपना हो जाता है। इसकी मार्केटिंग के लिए अभी हाल ही में तो हमारे पास यहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। अंडे के लिए यहीं पे लेने आते हैं, हमारे पास मार्केट जाना ही नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारे सेल हो जाते हैं, इजीली सेल हो जाते हैं। वैसे मार्केट है इसकी दिल्ली गाज़ीपुर मंडी में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जितने एग सेल करने हैं आप वहाँ पे एग सेल करो, फ़िश सेल करो। गाज़ीपुर मंडी में आपकी फ़िश मार्केट है, वहाँ पे आप इजीली जितना माल हो 25 कुंटल 30 कुंटल 40 कुंटल फ़िश में आप सारा माल वहाँ पे सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर डक मार्केटिंग बहुत कम है। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेवल तक इसको लेके जाएँ। हमारे हरियाणा में ही हम एक मार्केट अवेलेबल कराएँ, जिसको भी बाहर से, जैसे बाहर से अंडा लेके जाना है, वो एक इकट्ठा होके पैकेजिंग होके कि हम इजीली बाहर तक भेज पाएँ। उसमें हमारा क्या होगा, जो अंडे का सेल वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, अंडे का रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर हम अलग अलग फार्म पे कलेक्टिविटी ना करके हम एक जगह कलेक्टिविटी करें, सभी फार्मर एक जगह लेके आएँ उस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल तक हम उसे पहुँचाएँ, वहाँ से बेच सेल करें, तो हमारा इजीली 50 पैसा 1 रुपी आराम से बढ़ जाएगा। तो मैं इसी पे नेक्स्ट मेरा प्रोसेस यही है कि मैं इसको आगे इसी तरह बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बतख पालन के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश के काफ़ी हिस्सों में इस वक्त मूसलाधार बरसात हो रही है और बरसात के इस मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए जानते हैं। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में पीपीआई, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी आपने जाना इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कामयाब किसान सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरों किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं और उनकी भी सहायता कर रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में। तो क्या है उनकी कामयाबी की ये कहानी, आइए जानते हैं उन्हीं की मुंह जुबानी। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर।
इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ, तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।